छात्रों, भक्ति काल के बाद आता है रीति काल। और रीति काल के 3 नाम सुझाए गए हैं। मिश्र बंधु ने कहा कि इस काल को अंकित काल कहा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना कि इसका नाम रीति काल होगा। वैसे उन्होंने यह भी कहा कि कोई श्रृंगार काल कहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा इसका नाम श्रृंगार काल होगा। लेकिन विद्वानों में, शिक्षकों में और छात्रों में एक तरह से यह निर्धारित हो गया है कि इस काल का नाम रीति काल होगा। हिंदी साहित्य का जो उत्तर मध्यकाल है, खास तौर से 1668 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक, यानी औरंगजेब के काल से लेकर प्रथम स्वाधीनता संग्राम तक का जो समय है, लगभग 200 वर्षों का है। और इस दौरान जो साहित्य लिखा गया वह रीति काल के अंतर्गत लिखा गया। रीति काल में रीति के आधार पर काव्य का विकास हुआ। लेकिन संस्कृत में जो काव्य शास्त्रीय अर्थ है रीति का, उससे ये भिन्न है। संस्कृत में रीति को काव्य की आत्मा कहा गया है। रीतिरात्र आत्मा काव्यस्य, आचार्य वामन ने कहा, उनकी पुस्तक है काव्य अलंकार सूत्र, उसमें उन्होंने माना कि रीति काव्य की आत्मा है। हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में यह काव्य की प्रणाली नहीं है, बल्कि प्रणाली के अनुसार काव्य की रचना की गई है। इस प्रकार हम मान सकते हैं कि रीति का अर्थ हुआ ऐसा काव्य जो अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद की काव्य शास्त्रीय प्रणालियों के आधार पर रचा गया हो, वह साहित्य रीति साहित्य होगा। रीति काव्य के एक महत्वपूर्ण कवि जसवंत सिंह ने कहा है, भाषा भूषण ग्रंथ को जो देखे चित लाए, विविध अर्थ साहित्य रस ताही सकल दर्शाए। यों रीति काल में संत काव्य की रचना हुई है, प्रेम काव्य की रचना हुई है, कृष्ण भक्ति संबंधी काव्य भी है, राम भक्ति संबंधी काव्य भी है, और यहाँ तक कि वीरता संबंधी काव्य भी है। ये तमाम परंपराएं चल रही हैं। वीर गाथा काल में आप देखते हैं कि वहाँ श्रृंगार है और वीरता का है, उसका भी विकास हुआ है। भक्ति काल में ये चीजें हैं और ये तमाम प्रवृत्तियां चलती रहती हैं। ऐसा कभी संभव ही नहीं है कि एक ही तरह का काव्य किसी कालखंड में होगा, लेकिन कोई प्रवृत्ति प्रमुखता पा लेती है। जैसे इस काल में ऐसा हुआ कि रीति ने प्रमुखता प्राप्त कर ली, और यही वजह है कि इस काल का नाम रीति काल रखा गया। जबकि तमाम तरह की प्रवृत्तियां, पूर्व की जो प्रवृत्तियां हैं वो चलती रहती हैं, इसमें भी चली हैं। कह सकते हैं कि अलंकारों, रसों, नायिका भेदों, शब्द शक्तियों, ध्वनि भेदों के आधार पर जो कविताएं लिखी गई वह रीति के अंतर्गत है। भक्ति काल में साधना को प्रमुखता दी गई। वहां विलासिता नहीं थी, समृद्धि नहीं थी। कवि जनता के पास थे और जनता की वाणी को लिख रहे थे, किसी दरबार में नहीं थे। नतीजा था कि वो ज्यादा स्वतंत्र थे, और स्वतंत्र होते हुए उन्होंने भक्ति की साधना के माध्यम से अपनी कविताएं लिखी। नवाब और जागीरदार और मनसबदार और सामंत, ये तमाम लोग रीति काल के दौरान हुए, और ये जो लोग थे वो विलासी थे, भोग में भरोसा करते थे, समृद्धि वो चाहते थे,
इनके ही दरबार में कवि थे। तो जाहिर है कि जो नवाबों की मानसिकता थी, जागीरदारों की मानसिकता थी, उसके अनुसार उन्होंने कविता की। सजाव श्रृंगार की जो अदम्य लिप्सा है इन वर्गों के अंदर, उससे संबंधित कविताएं कही गई। भक्ति काल में राम और कृष्ण का चरित्र उत्कृष्ट था, सुंदर था, बेहतर था, समाज को प्रभावित करने वाला था। जबकि रीति काल में इन पर श्रृंगारता का आरोप हो गया। भिखारी दास ने कहा है कि आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई, ना तो राधिका कन्हई सुमरन को बहानो है। अगर रीति काव्य का विश्लेषण विवेचन करना चाहें तो मुख्य रूप से दो तरह के काव्य मिलते हैं। एक काव्य तो ऐसा है कि जो काव्य शास्त्र के जो सिद्धांत हैं उसके आधार पर उसकी रचना की गई, उसको छंदोबद्ध किया गया। यह काव्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ना तो सिद्धांत प्रतिपादन में मौलिकता नजर आती है, काव्य रस की दृष्टि से भी इनका स्थान ऊंचा नहीं है, अनुभूतियां भी बहुत बेहतर नहीं है, और ना ही सिद्धांतों में मौलिकता है। और यही वजह है कि ये बहुत महत्वपूर्ण काव्य नहीं है। इसको एक तरह से रीतिबद्ध साहित्य भी कहते हैं। और ज्यादातर कवि जो गण है वो अलंकार, रस और ध्वनि को आधार बनाया है, रीति और वक्रोक्ति को छोड़ दिया है। यानी जो कविगण है, काव्य के लक्षणों को जो गिनाया गया है उसमें अलंकार का सहारा लिया गया है, रस का सहारा लिया गया है, ध्वनि का सहारा लिया गया है। रीति और वक्रोक्ति संबंधी जो कविताएं हैं वो बहुत कम है। दूसरे तरह के काव्य वो हैं जो लक्षणों से मुक्त है, दबाव नहीं है, और ऐसे कवि राजा के दरबार में नहीं थे, वे जनता के पास थे और जनता की बातें वो लिखा करते थे। तो वो दबाव, जो नवाब का दबाव होता है, जागीरदार का दबाव होता है या सम्राट का दबाव होता है, वो दबाव इन कवियों पर नहीं था। तो इनकी जो भाषा थी, जो भाव थी, जो शैलियां थी, वो निखरा हुआ मिलता है। रीति काव्य का जो विकास हुआ है उसके कारण क्या रहे हैं? पहली बात तो ये हुई है कि संस्कृत काव्य लक्ष्यों की विशाल परंपरा है, क्योंकि आप देखिएगा कि संस्कृत काव्य के लक्षण है उसी के आधार पर रचना की गई है, और जो विशाल परंपरा है उस परंपरा का निर्वाह करने की कोशिश कवियों ने की है। भाषा कवियों को राजाश्रय मिला है। राजा के दरबार में गए, भक्ति काल में राजा के दरबार में कोई कवि नहीं थे, लेकिन रीति काल में ये दरबार पहुंच गए। यहाँ तक कि अकबर ने पहली बार दरबार में आश्रय दिया। फिर पूरा राजपुताना और मध्य भारत की जो रियासतें हैं, जो राज्य थे, ओरछा और नागपुर आदि जगहों में भाषा कवियों को रखा गया। और कवि जब दरबार चले गए और राजा के आर्थिक संसाधनों में पलने लगे तो इनकी मानसिकता बदल गई। राजा को खुश करने के लिए, जागीरदार को खुश करने के लिए इन्होंने कविता लिखी। और तीसरी बात ये हुई कि कवि और काव्य की स्वतंत्र रूप से प्रतिष्ठा भी की गई है। रीति काव्य की जो परंपरा है, परंपरा में पहला जो नाम आता है वो केशव दास का आता है, और 1550 से 1610 ईस्वी के बीच केशव दास हुए। और केशव दास का समय देखिएगा तो ये समय भक्ति काल का समय है, ये रीति काल का समय नहीं है। लेकिन भक्ति काल के दौरान ही रीति काव्य की परंपरा का विकास होने लगा था, और केशव दास इसके पहले आचार्य होते हैं। इनकी जो पुस्तक है वो कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है, और मुख्य रूप से इन्होंने अलंकार संप्रदाय को आधार बनाया है। वैसे ये भी कहा गया कि शिव सिंह सरोज जो पुस्तक है इतिहास की, उसमें शिव सिंह ने जो जिक्र किया है कि कोई पुण्य या पुष्प कवि हैं, वे पहले आचार्य हैं, लेकिन उनका कोई ग्रंथ उपलब्ध है नहीं। तो कह सकते हैं कि केशव दास से रीति काव्य की परंपरा शुरू होती है। और जो पहला ग्रंथ है
रीति का जो माना जाता है वो हित तिरंगिनी है। कृपाराम की पुस्तक है, 1541 ईस्वी में ये आती है। वो एक तरह से कहेंगे केशव दास से भी पूर्व कृपाराम होते हैं। और यह जो पुस्तक है भारत के जो नाट्य शास्त्र है उस पर आधारित है। मोहनलाल मिश्र ने किताब लिखी श्रृंगार सागर नायिका भेद 1559 ईस्वी में। चिंतामणि एक महत्वपूर्ण कवि हैं, बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, जब महत्वपूर्ण कवियों की चर्चा होगी तो विस्तार से इस पर बातचीत होगी। पिंगल श्रृंगार मंजरी कवि कुल कल्पतरु रस से संबंधित है और ये एक तरह से रीति संप्रदाय के बहुत प्रमुख कवि हैं। रस संप्रदाय का इन्होंने सहारा लिया है। आप देखें तो अलंकार संप्रदाय में जिन कवियों का जिक्र होता है उसमें जसवंत सिंह हैं, भाषा भूषण की किताब है, मतिराम है, ललित ललाम और अलंकार पंचसिका नामक पुस्तक है, भूषण है, शिवराज भूषण एक नामी किताब है, शिवाजी के करीबी थे, उनके मित्र थे। अन्य कवियों का नाम ले सकते हैं और गोप हैं, रसिक हैं, सुमित हैं, गोविंद हैं, दुल्ह हैं, बैरीशाल हैं, गोकुलनाथ हैं और पद्माकर हैं। पद्माकर एक महत्वपूर्ण कवि हुए हैं 1753 से लेकर 1832 ईस्वी में। रस संप्रदाय का जिन्होंने सहयोग लिया है, सहारा लिया है, उस पर कविता की है। मदिराम है, उनकी पुस्तक है रसराज। तोष है, वो सुधानिधि नामक किताब उन्होंने लिखी है। आचार्य देव हैं, भावविलास, भवानी विलास, काव्य रसायन। नंददास जो भक्ति काल के भी कवि हैं, इन्होंने रस मंजरी नामक किताब लिखी है। रसलीन है, अंग दर्पण और रस प्रबोध इन्होंने लिखा है। अन्य कवियों का जिक्र हो सकता है कृष्ण भट्ट, कुमारमणि, श्रीपति, सोमनाथ, उदयनाथ, पद्माकर, यशवंत सिंह आदि। ध्वनि संप्रदाय का जिन्होंने सहारा लिया उन पर कविता की तो कुलपति मिश्र हैं, रस रहस्य नामक पुस्तक लिखते हैं। इसके अलावे देव हैं, सुरति मिश्र हैं, कुमारमणि भट्ट हैं, सोमनाथ हैं, भिखारी दास हैं, प्रताप शाही हैं। कुछ वर्गीकरण करके आपके सामने मैंने रखा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक दूसरे से संबंध नहीं है। और अलंकार संप्रदाय के जो लोग हैं वो रस का सहारा नहीं लेते हैं, या रस संप्रदाय के जो लोग हैं वो धनु संप्रदाय का सहारा नहीं लेते हैं। प्रमुखता है इनकी कविताओं में राजनीतिक सत्ता जो उस समय थी। केशापुर में कहा कि औरंगजेब से शुरू हुआ, तो औरंगजेब का राज्य तो बहुत अस्थिर था। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद वह राज्य बहुत बुरी तरह से बिखरता है। अलग अलग इलाके में जागीरदार हो जाते हैं, सामंत हो जाते हैं और राज चलाने लगते हैं। और उसमें ये देखा जाता है कि दो अतिरेक पूर्ण दृष्टिकोण का विकास होता है। एक के मन में ये आता है कि जीवन ही बेकार है, जीवन से पूर्ण विरक्ति हो जाती है। और दूसरी दृष्टि ये विकसित होती है कि जो भी जीवन बचा हुआ है उसका भोग कर लो, तो भोग में जीवन का विकास होता है। जो क्रम बना हुआ था, सम्राट तो सिर्फ शीर्ष पर था ही, उसके अंदर राजा थे, अधिकारी थे, सामंत थे। जब तक सम्राट थे तब तक थे, जब सम्राट नहीं रहे तो अलग अलग भी बिखरा हुआ राज्य बने और उसमें कवियों को दरबार में रखा गया। आश्रय दाता जो थे राजा, उन्होंने अपने अनुसार काव्य लेखन करवाया। और मध्यकाल के जो राजा थे, जो सामंत थे, मनसबदार थे, वो बहुत विलासी थे। कई कई रानियां होती थी, इसके अलावे भी संबंध होते थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लेखन का जो उपयोग है या कहे दुरुपयोग है, इस तरह से हुआ है। कवियों के 3 तरह के वर्ग बन जाते हैं। एक वर्ग तो रीतियों से मुक्त है पूरी तरह से, जिसमें घनानंद, बोधा, ठाकुर और सूदन है। दूसरा रीति सिद्ध होते हैं, जिसमें बिहारी लाल आते हैं। और तीसरा जो रीतिबद्ध होते हैं,
जिसमें केशव और चिंतामणि आदि कवियों का जिक्र होता है। तो आगे का जो चैप्टर होगा, आगे जो हम लोग वीडियो बनाएंगे, उसमें रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवियों का विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे और जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि रीति काल में क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। आप वीडियो देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, संवाद करें, अपनी राय दें तो बेहतर रहेगा।